है रक्त की संरचना और रक्त बैंक, रुधिर का आदान। तो इसमें कुछ चीजें हम अभी तक देख चुके हैं कि जो रक्त है वो दिखता कैसा है या उसके निर्माण की प्रक्रिया क्या है, कहाँ बनता है और उसके माध्यम से क्या क्या किया जाता है। ये चीजें अभी तक हमने जान ली थी। तो उसके आगे आपके 2-3 पॉइंट और हैं, उनको आज देखना है। नेक्स्ट, इसका अगला पॉइंट जो है वो है रुधिर का जमना, मतलब जो ब्लड की क्लॉटिंग होती है वो कैसे होती है। तो अब तक ये बता दिया था कि जो ब्लड क्लॉटिंग होता है उसके लिए 2-3 जो प्रोटीन्स होती हैं वो जिम्मेदार होती हैं, जैसे मान लो प्रोथ्रोम्बिन है या फाइब्रिनोजन है। ये कुछ ऐसी प्रोटीन्स हैं जिनके माध्यम से रुधिर का स्कंदन किया जाता है। दूसरा होता है विटामिन के, और इन सभी का जो सिंथेसिस होता है या संश्लेषण होता है वो यकृत में किया जाता है। तो देखिए ये रक्त का जमना जो प्रक्रिया है वो 4 स्टेप की है। तो सबसे पहले क्या होता है कि मान लो शरीर के किसी भाग में चोट लगी है, तो चोट लगने के बाद क्या होता है कि जहाँ पे चोट लगी है वहाँ की जो ब्लड वेसल्स होती हैं या जो रुधिर वाहिनियां हैं वो सिकुड़ जाती हैं, और वहाँ के जो टिश्यू होते हैं वो थोड़े क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, मतलब उन्हें टूट फूट हो जाती है। तो अगर ये जो ऊतक हैं या जो कोशिकाएं हैं जैसे ही उनमें क्षतिग्रस्त होती हैं तो वो सबसे पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक एक पदार्थ मुक्त करती हैं, जो कि लिपोप्रोटीन और फॉस्फोलिपिड का एक मिश्रण होता है, और इसे फैक्टर थर्ड भी कहा जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि जहाँ जो रुधिर वाहिनियां हैं या रुधिर केशिकाएं हैं उनमें से जो प्लेटलेट्स होती है, रुधिर प्लेटलेट्स, वो भी विघटित हो जाती हैं। और वहाँ पे क्या होता है कि जो प्लेटलेट्स विघटित हो गई हैं या जो थ्रोम्बोप्लास्टिन बना है वो कैल्शियम आयंस के साथ मिलकर के कुछ प्लाज्मा प्रोटीन बना लेता है, जिसको क्या कहते हैं एक मतलब सॉरी प्लाज्मा प्रोटीन से मिलकर क्या बना लेता है, एक प्रोथ्रोम्बिनेज नामक का एक एंजाइम बना लिया जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि जो प्रोथ्रोम्बिनेज जो एंजाइम है वो कैल्शियम की उपस्थिति में प्लाज्मा में जो भी एंटीकोगुलेंट होता है जिसे हीपेरिन कहते हैं अ, उसको निष्क्रिय कर देता है। और जो प्रोथ्रोम्बिन नामक बाद में वो सक्रिय एक प्रोटीन बना लेता है। प्रोथ्रोम्बिन जो होती है वो क्या है, निष्क्रिय है, लेकिन जब वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होती है तो वो कैसी हो जाती है, सक्रिय हो जाती है। और जो थ्रोम्बिन है वो बाद में क्या करती है कि एक एंजाइम की भांति काम कर रही है, और प्लाज्मा के जो घुलनशील फाइब्रोनोजन जो प्रोटीन होती है उसके जो बाद में क्या होता है कि वो एक मोनोमर भी बना लेती है। फाइब्रोनोजन है तो वो एक क्या बनाएगी बाद में, फाइब्रिन बनाती है। और जो फाइब्रिन है वही क्या करेगा कि जहाँ पे चोट लगी है वहां पे वो, फाइब्रिन का मतलब ही होता है कि कुछ रेशेदार है या ऐसा कुछ है। तो क्या होगा वहां पर जहाँ पे चोट लगी है जो फाइब्रिन के बने हुए प्रोटीन्स हैं या ऐसा कुछ है, तो क्या करेगा कि वहां पे फाइब्रिन मतलब एक जाल की जैसी संरचना बना लेता है। अब जब जाल की जैसी संरचना बन जाती है तो क्या होगा कि जो आरबीसी के जो आरबीसी है उन धागे जैसी संरचनाओं में अटक जाते हैं। तो क्या होता है कि अब मान लो अटक रहे हैं तो बराबर वहां पे उन्होंने पूरा बैरियर लगा लिया है, और ऐसा अगर हो गया है तो क्या होगा कि जो आरबीसी है या जो ब्लड है जहाँ पे चोट लगी है वहां से वो बाहर नहीं आ पाएगा। और थोड़ी देर में जैसे पीछे आरबीसी इकट्ठा होती जा रही है, और क्या होगा कि लगभग इस प्रक्रिया में 3 से 5 मिनट या 8 मिनट लग जाते हैं। तो आप इसको ऐसे मान सकते हैं कि जो पूरा रुधिर का जो स्कंदन की जो प्रक्रिया होती है उसको पूरा होने में या रुधिर को जमने में लगभग 3 से लेकर 8 मिनट तक लग जाते हैं। और जब वो पूरा जम जाएगा तो क्या होता है कि वहां पे पूरा एक वो क्लॉटिंग सी हो जाती है, और फिर उसमें से एक हल्के से पीले रंग का एक सीरम निकलता है, जो क्या होता है वो प्लाज्मा का ही एक भाग है जिसमें आरबीसी नहीं होते हैं। और जैसे सीरम है तो उसको स्टोरेज करके भी रख लेते हैं, बाद में उसको मतलब उसको स्टोरेज करके भी रखा जा सकता है, बट वो साइंटिफिक मेथड है। और जैसे हम पता लगाते हैं ना कि किसका क्या ब्लड ग्रुप है, तो उसको बाद में यूज करते हैं सीरम को ही। नेक्स्ट है आपका कि जो रुधिर है वो हमारे शरीर में क्या क्या काम करता है। तो फर्स्ट है कि विविध पदार्थों का संवहन। वैसे भी जो ये जो सारी प्रोसेस होती हैं रक्त की बारे में, वो सभी परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत आती हैं।
तो परिसंचरण का मतलब ही होता है ट्रांसफॉर्मेशन या सर्कुलेशन। तो क्या करता है कि शरीर के अंदर जितने सारे पोषक तत्व हैं या मान लो कुछ विषैले पदार्थ हैं, या मान लो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सभी का जो संवहन किया जाता है वो कौन करता है? रुधिर करता है। और इसीलिए इसको क्या कहते हैं? यातायात प्रणाली भी कहा जाता है रुधिर को। सप्लाई लाइन भी कहते हैं। और जैसे हार्मोन्स हैं तो किसी ऑर्गन से, एंडोक्राइन सिस्टम से अगर वो निकल रहे हैं तो क्या होगा? रुधिर के माध्यम से वो संपूर्ण शरीर में पहुंचाए जाते हैं। ऐसे ही ऑक्सीजन का प्रभाव भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जा रही है इसी से प्रवाहित होकर, और कार्बोहाइड्रेट है या मान लो ग्लूकोज है या शर्कराएं हैं या यूरिया है, यूरिक एसिड है, अमोनिया है, ये सभी उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं वो भी क्या करते हैं? रुधिर के माध्यम से ही पूरे शरीर में संवाहित होते हैं या संवहन किया जाता है। सेकंड है रोग से बचाव। तो रोग से बचाव से क्या होता है कि जैसे मान लो हाँ शरीर। मैडम, हाँ, हेलो। एक चीज कहनी थी, आप स्क्रीन बात सेकंड में हो रहा था कि जो रोग से बचाव भी करता है। तो सीधा सा है कि जैसे मान लो ह्यूमन बीइंग का या मनुष्य का जो शरीर है उसमें मान लो कोई बैक्टीरिया आ गया है, वायरस है या फंजाई है या कोई अन्य पैरासाइटिक अगर आक्रमण कर देते हैं तो क्या होता है कि जो रुधिर की श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं? उन सभी रोग कारक जीवों को खा करके नष्ट कर देती हैं। और दूसरा ये होता है कि एंटीबॉडी बनते हैं जो कि बाद में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बनाते हैं। नेक्स्ट है शरीर की सफाई। तो वही है कि जो भी टूटी फूटी या जो मृत कोशिकाएं होती हैं, उनका भी जो श्वेत रुद्राणु होते हैं वो खा के खत्म कर लेते हैं। और आपने देखा होगा जैसे कहीं पस बन जाता है या ऐसा कुछ होता है तो उसमें भी वही है कि जो पस निकल के आ रहा है वो क्या होती है? डेड आरबीसी होती हैं, और वो वहां पर मतलब शरीर की सुरक्षा करते हुए लड़कर नष्ट हो गई हैं, ऐसा कुछ। और अगर मान लो जहाँ पे पस बना है अगर उसका माउथ बनेगा तो वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। और अगर नहीं बन रहा है तो क्या होता है कि वो धीरे धीरे जो भी जितना सारा अंदर पस बना हुआ है, बॉडी अपनी सुरक्षा के अकॉर्डिंग जो भी आरबीसी है वो बाद में डेड होती रहती है वहां पे, और वो उसको यूज करते रहते हैं अदर। तो ऐसे क्या होता है कि शरीर की सुरक्षात्मक जो प्रणाली है वो आराम से बनी रहती है। शरीर का ताप नियंत्रण करना। तो जैसे आपने देखा होगा कि जब भी फीवर आता है तो क्या होता है कि बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, या मान लो और कुछ बॉडी में अगर कोई एलर्जिक सब्सटेंस आ गया है या मान लो कुछ और आ गया है तो क्या होगा कि उसको नष्ट करने के लिए शरीर का जो तापमान है वो बढ़ जाता है। तो अगर शरीर का तापमान बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है कि ब्लड का जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ रहा है। और या फिर आप ऐसे देखिए कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो क्या होता है कि पसीने का स्रावण भी कुछ ज्यादा होता है। क्यों हो रहा है? क्योंकि बॉडी टेम्परेचर उसको कंट्रोल किया जा रहा है, मतलब बॉडी टेम्परेचर को कम किया जा रहा है, क्योंकि बाहर का तापमान बहुत ज्यादा है, बॉडी का टेम्परेचर उतना ही है। और अगर बाहर के तापमान के बराबर बॉडी का तापमान हो जाएगा तो बहुत सारी क्रियाएं गड़बड़ा जाएंगी। तो उससे क्या होता है कि उसको ठीक रखने के लिए शरीर के द्वारा बहुत ज्यादा मात्रा में पसीना स्रावित किया जाएगा, जिससे क्या होता है कि जो बॉडी है वो कूल बनी रहती है। नेक्स्ट है थक्का जमना। तो वही है कि अगर चोट लगी है, एक्सीडेंट हो गया है या ऐसा कुछ हो गया है, अगर वहां पे थक्का नहीं बनेगा तो क्या होगा? सारा ब्लड शरीर से बाहर निकल के चला जाएगा और क्या होगा? डेथ हो जाएगी। तो वही है कि ब्लड होता है वो वहां पे रुधिर स्कंदन हो जाता है और जो ब्लड के बहाव की जो क्रियाएं होती है वो रुक जाती हैं। नेक्स्ट है शरीर के अंतर वातावरण का समस्थैतिक नियंत्रण। तो रुधिर में जो भी मान लो टिश्यूज पाए जा रहे हैं, साल्ट है थोड़ी सी मात्रा में, जल भी है, एसिड बेस भी पाए जा रहे हैं, अम्ल भी पाए जा रहे हैं, क्षार भी पाए जा रहे हैं, कुछ हार्मोन्स भी हैं, गैसेस भी पाई जा रही हैं, पोषक तत्व भी पाए जा रहे हैं। तो इनसे क्या होता है कि जो शरीर है, जो शरीर की जो भी कोशिकाएं हैं उनके लिए जो भौतिक दशाएं जरूरी होती हैं वो सभी बना के रखी जाती हैं। तो क्या करता है कि रुधिर के माध्यम से शरीर का जो होम्योस्टेसिस है या समस्थैतिकता है वो बनी रहती है। नेक्स्ट है ब्लड टाइप। तो
और जो ब्लड क्लॉटिंग की जो प्रक्रिया दी गई थी उसको सबसे पहले हॉवेल के द्वारा दिया गया था। साइंटिस्ट का नाम है हॉवेल। इन्होंने ही बताया था कि जो ब्लड स्कंदन की जो प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है या क्या क्या प्रोसेस है, ऐसा कुछ। तो ये है ब्लड टाइप। और ब्लड टाइप के बारे में सबसे पहले ये जानना है कि खोज किसने की थी। तो इसको खोजा गया था लैंड स्टीनर के द्वारा। जो भी रक्त के जो समूह होते हैं या रक्त कितने प्रकार का है तो उसको खोजा था लैंड स्टीनर ने। और उन्होंने कौन कौन सा ब्लड ग्रुप खोजा था, ए, बी और ओ। मतलब लैंड स्टीनर के द्वारा 3 ब्लड ग्रुप खोजे गए थे। जो चौथा वाला है ए बी, उसको उन हाँ उसको उनके फ्रेंड थे डिकेस्टेलो और एड्रियानो स्टरली, दो उनके जो साथी थे काम करने वाले, उनके द्वारा ही उनको खोजा गया था। तो ए बी, अगर ऐसे पूछा जाए कि ए बी ब्लड ग्रुप को किसने खोजा है तो डिकेस्टेलो एवं स्टरली। और अगर ए बी अलग अलग है तीनों, ए बी और ओ, तो इसको खोजा था लैंड स्टीनर ने। तो ये 4 ब्लड ग्रुप हैं, ए बी और ओ, है ना। और जो होवेल ने क्या खोजा? होवल ने खोजा था रुधिर का स्कंदन, मतलब रक्त जमता कैसे है। रुधिर स्कंदन की जो प्रक्रिया है वो किसने बताई थी, हॉवेल ने। क्लियर हुआ? मैम यस मैम। का नाम एक बार फिर से बता दीजिए। क्या क्या? जिन्होंने ए बी ब्लड ग्रुप की खोज की उनका नाम बता दीजिए। उनका नाम है डिकेस्टेलो एवं एंड्रियानो स्टरली। ओके, थैंक यू मैम। ओके। अब देखिए ये हमारे जो ब्लड ग्रुप हैं वो 4 हैं, है ना। अगर वैसे देखा जाए तो लगभग ब्लड ग्रुप की अगर बात आती है तो मेडिकल भाषा में लगभग 100 से ज्यादा ब्लड ग्रुप को पढ़ा जाता है। बट ह्यूमन बीइंग की अगर बात आती है तो 4 ब्लड ग्रुप देखे गए हैं। और उनमें से भी आपको ये जानना है कि जो ये ब्लड ग्रुप है, इनमें से जो ए बी होता है वो रेयरेस्ट होता है, और जो ओ होता है वो मोस्ट कॉमन होता है अगर ऑल वर्ल्ड की बात की जाए तो। और अगर इंडिया की बात करते हैं तो जो ए बी है वो सबसे कम लोगों में पाया जाता है। और जो बी होता है वो सबसे ज्यादा लोगों में, इंडिया में बी सबसे ज्यादा लोगों में और ए बी सबसे कम लोगों में। और जबकि अगर वर्ल्ड की बात करते हैं तो ए बी सबसे कम और ओ सबसे ज्यादा। अब जो ये चारों ब्लड ग्रुप हैं इनको विभाजित करने का तरीका क्या था या किसके आधार पर इनको 4 ब्लड ग्रुप में बनाया गया है या ऐसा कुछ है। तो उसमें ये था कि एक था एंटीजन और दूसरे थे एंटीबॉडी। जो एंटीजन होते हैं उनको कैपिटल लेटर से डिनोट किया गया है, ए और बी। और जो एंटीबॉडी है उनको स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, ए और बी। अब जो एंटीजन ए और बी होते हैं कैपिटल वाले, वो पाए जाते हैं क्या है, मतलब ये ग्लाइकोप्रोटीन्स के जैसी होती हैं। और ये कहाँ पाई जाती है, एंटीजन जो होते हैं वो पाए जाते हैं आरबीसी की प्लाज्मा कला पर। और जो एंटीबॉडी होते हैं वो पाए जाते हैं प्लाज्मा सेल की सेल मेम्ब्रेन पर। एंटीजन आरबीसी की प्लाज्मा कला पर या सेल मेम्ब्रेन पर, जबकि जो एंटीबॉडी होते हैं वो पाए जाते हैं प्लाज्मा सेल की परत पर। आप ऐसे समझिए। हेलो मैम। क्लियर हुआ या दोबारा से बताएं? हेलो मैम। मैम दोबारा बता दीजिए। देखिए आप इसको ऐसे समझिए कि इनको विभाजित करने का तरीका क्या है। तो ये माना गया था कि जो एक होते हैं एंटीजन और एक होते हैं एंटीबॉडी। एंटीजन का मतलब होता है कुछ एक्साइटेंट हैं, और एंटीबॉडी मतलब कुछ प्रोटीन्स होती हैं वो तब काम करती हैं जब एंटीजन उनके विरुद्ध आ जाए। तो आप उसको ऐसे समझ सकते हैं कि एंटीजन के विरुद्ध अगर कोई प्रोटीन काम करेगी तो उसको एंटीबॉडी कहा जाएगा। अब एंटीजन होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं आरबीसी की प्लाज्मा कला पर। मतलब आरबीसी की जो परत होती है उसके ऊपर पाए जाते हैं एंटीजन। और जो एंटीबॉडी होते हैं वो पाए जाते हैं प्लाज्मा, जो कोशिकाएं होती हैं प्लाज्मा कोशिकाओं की परत के ऊपर पाए जाते हैं एंटीबॉडी। अब क्लियर हुआ?
ओके मैम। हाँ हेलो तो एंटीजन, मैम। हाँ मैम अभी आपने ये बताया था जो ए बी है, जो टाइप ब्लड टाइप है ए बी, वो इंडिया में सबसे कम होता है, क्यों? हाँ 7% लोगों में ही है। ये नॉर्मली आनुवंशिक डिपेंड करता है, जेनेटिकली होता है। ओके मैम। अब देखिए इसको अब ऐसे देखना है कि जो ब्लड ग्रुप ए है उसमें एंटीजन ए पाया जाता है, जबकि जो एंटीबॉडी होती है वो बी पाई जाती है। बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन बी होता है और एंटीबॉडी ए होती है। जो ए बी है उसमें दोनों ही एंटीजन पाए जाते हैं बट एंटीबॉडी कोई भी नहीं पाई जाती। जबकि जो ओ होता है उसमें एंटीजन नहीं पाए जा रहे हैं जबकि एंटीबॉडी दोनों पाई जा रही है। अब जो ए बी होता है उसको यूनिवर्सल रिसेप्टर मानते हैं कि जो ए बी ब्लड ग्रुप है वो कैसा है, सार्वत्रिक ग्राही है, क्योंकि उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। दूसरा जो ओ होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, मतलब वो अपना ब्लड, अगर किसी का ब्लड ओ है, किसी भी मनुष्य का जो ब्लड ग्रुप है वो ओ है, उसका वो अपना ब्लड ग्रुप सभी समूहों को दे सकता है, ओ को भी, ए बी को भी, ए को भी और बी को भी, है ना। तो जो ओ होता है मैम ओ को अगर जरूरत होगी तो वो सिर्फ ओ ओ वाले से को, ही ले सकते हाँ हैं? हाँ बिल्कुल, अगर ओ को जरूरत है तो वो केवल ओ को ही मतलब ओ के द्वारा ओ को ही दिया जाएगा। और और मैम ये ए थोड़ा बी वाला? ए बी वाले को किसी का भी दे दो। अगर ए बी को जरूरत है किसी का तो आप उसको ए बी का भी दे सकते हैं, ओ का भी दे सकते हैं, ए का भी दे सकते हैं और बी का भी दे सकते हैं, मतलब तो वो फिर मैम सबका ले लेगा। ए बी दे हाँ, किसी को नहीं सकता, उसका किसी को नहीं दिया जा सकता? ए बी का ए बी को दिया जा सकता है। ओके। जैसे ऐसे समझिए ए है, मान लो ए ब्लड ग्रुप है तो आप वो किस किस का ले सकता है, ए का ले सकता है और ओ का ले सकता है। बी है वो बी का लेगा और ओ का लेगा। ए बी है वो ओके। सबका लेगा, ओ है वो केवल ओ का ही लेगा। ओ का क्लियर ही हुआ? होगा। हाँ। ओके मैम। जैसे और उसमें भी ये होता है कि जो ओ नेगेटिव होता है ना, वो उसको सर्वदाता माना गया है, और जो ए बी पॉजिटिव होता है उसको सर्वग्राही माना गया है। उसमें एक और बात होती है कि जो आर एच फैक्टर होता है, आपने सुना होगा, एक आर एच फैक्टर भी आजकल टेस्ट किया जाता है कि आपको ब्लड ग्रुप के साथ साथ मतलब कौन सा ब्लड ग्रुप है, और उसके साथ साथ आर एच फैक्टर को भी देखा जाता है कि उसमें कौन सा वाला आर एच पॉजिटिव है या वो आर एच नेगेटिव है। उसके आधार पर ही अगर आर एच फैक्टर पाया जा रहा है तो वो आर एच पॉजिटिव है, और अगर नहीं पाया जा रहा है तो वो आर एच नेगेटिव है। तो इसका भी टेस्ट किया जाता है। अब उसमें ये है कि अ, ये क्लियर हुआ कि 4 ब्लड ग्रुप हैं, किसमें क्या एंटीजन पाया जा रहा है और क्या एंटीबॉडी पाया जा रहा है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि जो रुधिर का स्थानांतरण है वो कैसे कैसे किया जाता है, कौन किसको दे सकता है, कौन किससे ले सकता है। तो देखिए ए बी है तो वो सबसे ग्रहण कर रहा है, तो इसलिए उसको क्या कहा गया है, यूनिवर्सल रिसेप्टर, मतलब सार्वत्रिक ग्राही है। और आप उससे पहले एक और चीजें समझ लीजिए, जैसे आर एच फैक्टर के आधार पर ही इनको पॉजिटिव और नेगेटिव माना गया है, कि जैसे मान लो ओ पॉजिटिव है, ओ नेगेटिव है, ए बी पॉजिटिव है या ए बी नेगेटिव है, तो जो सर्वदाता होता है वो ओ नेगेटिव होता है, क्योंकि उसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है ना। और जो ए बी पॉजिटिव होता है वो सर्वग्राही होता है, क्योंकि उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। तो क्या करते हैं कि जैसे मान लो ए बी जो ब्लड ग्रुप है उसमें ना तो ए जो एंटीजन है ना तो ए है ना ही बी है और ना ही आर एच फैक्टर है, तो क्या होगा कि उसको किसी का भी ब्लड चढ़ा दो कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन जो ए बी नेगेटिव होता है ना, उसमें क्या होता है, ए और बी दोनों प्रतिजन तो होते हैं, मतलब एंटीजन तो होते हैं, बट आर एच जो फैक्टर होता है वो नहीं होता है। और अगर मान लो उसको ए बी पॉजिटिव का अगर आप ब्लड चढ़ा देंगे, या मान लो कोई भी ऐसा जिसमें आर एच फैक्टर पॉजिटिव पाया जा रहा है, तो बाद में उसकी कोगुलेशन हो जाती है। आपको इतना डीपली नहीं जानना है,
तो बस आपको इतना सिंपल सा समझना है कि कौन रिसेप्टर है, कौन एक्सेप्टर है, मतलब कौन डोनेट करता है और कौन ले सकता है। तो आप इसको देख लीजिए एक बार क्या है। जैसे नीचे लिखा हुआ है ओ नेगेटिव है, तो वो ओ नेगेटिव से ही ग्रहण करेगा, ऐसा कुछ। नेक्स्ट ये जानना है कि रुधिर जो निर्धारण किया जाता है या रुधिर का पता लगाया जाता है कौन ए है, किसका ब्लड ग्रुप ए है, किसका बी है, किसका ए बी है या ओ है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि दो सीरम बनाए जाते हैं। एक होता है एक मिनट, आपको इसके लिए दूसरा दिखाते हैं। कहाँ है? वेट एक मिनट। एक बार ना इसमें अच्छे से समझते हैं कि जो ब्लड ग्रुप या जो रक्त समूह कौन सा है उसके निर्धारण के लिए क्या अपनाया जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि दो सीरम बनाए गए हैं, एक होता है एंटी सीरम ए और एक दूसरा होता है एंटी सीरम बी। अब करना क्या है कि मान लो आपको टेस्ट करवाना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि कोई भी दो स्लाइड लेनी है ना, दिखा होगा कांच की वो पतली सी पट्टी होती है जिसको स्लाइड कहते हैं। और उसपे क्या करना है कि दोनों सीरम को रख लेना है, ए को भी और बी को भी। और आपके ब्लड की बूंद ले जाके ए में डालनी है और बी में भी डालनी है। अब क्या होता है कि इससे ये पता चलता है कि जो एंटीसीरम ए है अगर उसमें थक्का बना है तो आपका ब्लड ग्रुप ए है, और अगर बी में बना है तो आपका ब्लड ग्रुप बी है। और अगर दोनों में ही बन गया है थक्का, दोनों जो आपने स्लाइड ली है और दोनों में एक एक बूंद डाला है, अगर दोनों में ही थक्का बन गया है तो आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी। और अगर दोनों में नहीं बन रहा है तो वो क्या है, ओ। क्लियर हुआ? मैम ये जो स्लाइड होती है इन पे कुछ लगा हुआ होता है क्या जो ऐसे डिफाइन कर पाते हैं हम इसमें? नहीं, वो डिपेंड करता है एंटी सीरम पर, मतलब जो सीरम है उस पर, क्योंकि उसमें एंटीबॉडी पाया जा रहा है। ओके मैम। मैम सीरम होता है है ना? ना उसमें? हाँ, सीरम का मतलब होता है प्लाज्मा, जो रुधिर का प्लाज्मा है ना, वही है। ओके उसमें से क्या निकाल दिया गया है, आरबीसी, है ना। और ओके आपको ये समझना है कि जो रुधिर का स्कंदन होता है उसमें होता क्या है। तो रुधिर के स्कंदन में ये होता है, जब रुधिर जमता है तो उसका मतलब होता है जो एंटीबॉडी होती है ना, जैसे मान लो एक आदमी है, उसको ब्लड की जरूरत है और उसका मान लो ब्लड ग्रुप था ओ, है ना, और उसको ए बी का ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया गया। अब क्या होगा, दोनों का मैच नहीं कर रहा है, तो जो ए बी की जो ब्लड की आरबीसी थी ना, है ना, वो जम जाएंगी, क्योंकि जो ब्लड चढ़ाया गया है उसकी आरबीसी जमती है, ना कि जिसमें चढ़ाया गया है उसकी। तो रिएक्शन कौन कर रहा है, जो ब्लड चढ़ाया गया है वो वाला रिएक्ट कर रहा है उसकी बॉडी में जाने के बाद। क्लियर हुआ? ओके मैम। ये क्लियर है आपका कि जो ब्लड ग्रुप की पहचान की जाती है या निर्धारण किया जाता है वो कैसे किया जाता है? जी मैम। वो सिंपल सा है, अगर ए में क्लॉटिंग हो रही है या थक्के बन रहे हैं तो ए है, अगर बी में बन रहा है तो बी है, दोनों में बन गया है तो वो ए बी हो गया, और अगर दोनों में से किसी में नहीं बना तो वो ओ हो गया।
हाँ, तो ये भी वही चीज है कि बस आपको वही है कि थोड़ा अलग से डिफाइन कर दिया गया है। नेक्स्ट है ब्लड बैंक, है ना। तो ब्लड बैंक में क्या करते हैं कि जो रुधिर है उसका स्टोरेज किया जाता है कितने तापमान पर, 4.5 डिग्री सेल्सियस पर, या आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। जो भी ब्लड लिया गया है, किसी से निकाला गया है, उसको स्टोरेज करके रखते हैं। और ऐसा मानते हैं कि जो ब्लड होता है उसको लगभग 30-35 या मैक्सिमम 42 दिन तक ही रख सकते हैं। और अगर मान लो आप इससे ज्यादा रखेंगे तो उसकी जो क्वालिटी होती है वो पुअर हो जाती है, क्योंकि उसको ऐसे मानते हैं कि वो पुराना ब्लड हो गया है। जबकि जो नया ब्लड है, मान लो आज ही निकाला गया है किसी से और कल ही किसी को चढ़ा दिया गया है, तो वो ज्यादा अच्छा वर्क करेगा, ना कि मान लो 1 महीने से रखा हुआ है या 1 महीने से ज्यादा का हो गया है, वो ज्यादा अच्छा वर्क करेगा। ये तो रहा मैम मतलब हाँ। मैम कितने टेम्परेचर पे बताया आपने, कितने टेम्परेचर पे रखते हैं? 4.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है मैम। है ना। और अगर फ़ारेनहाइट में आप नापोगे तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, इतना। अब उसमें ये है कि जो ब्लड है उसको रखा जा रहा है लगभग 1 महीने के आसपास। लेकिन अगर उसी ब्लड में से आप प्लाज्मा को निकाल के बाहर कर लेंगे तो जो प्लाज्मा होता है उसको कई सालों तक रख सकते हैं, 1 साल तक भी। डिपेंड ये करता है कि उसका जो टेम्परेचर है वो कितना रखा गया है। मान लो -18 के आसपास लेके जा रहे हैं तो कुछ साल तक रख सकते हैं, और आप और ज्यादा उसको माइनस में लेके जाएंगे तो कई सालों तक रख सकते हैं, 8-10 साल तक प्लाज्मा को रख सकते हैं। और जो प्लाज्मा होता है उसको आप पाउडर भी बना सकते हैं, मतलब पाउडर के रूप में भी स्टोरेज करके रख सकते हैं। जब भी किसी को जरूरत पड़े तो आप उसमें वाटर मिला लीजिए और हो जाएगा वो, है ना। और नेक्स्ट ये है कि जो सबसे पहले जो ब्लड बैंक खोजने मतलब खोली गई थी उसको मतलब शिकागो में खोली गई थी। और अभी तो ऐसे मानते हैं कि जो ब्लड है उसका सिंथेटिक रूप भी आ गया है ना। जैसे मान लो ऐसे बताया गया था कि जो सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था तब ब्लड की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही थी, तो क्या किया गया था कि जो भी जितने सारे सैनिक घायल हो रहे थे या ऐसे कुछ हो रहे थे तो उनपे शर्करा चढ़ाई जा रही थी, डेक्स्ट्रॉन शुगर को चढ़ाया जा रहा था, मतलब कैसे फॉर्म में, प्लाज्मा के रूप में। और वो काम भी कर रहा था। और आजकल ऐसे मानते हैं कि अगर ब्लड ना मिले तो सिंथेटिक ब्लड बना लीजिए, वो काम करेगा। बट ये है कि जैसे ओरिजिनल ब्लड काम करता है उसके अकॉर्डिंग तो वो नहीं करेगा, क्योंकि भाई ऑक्सीजन भी लेके जाना है उसको, कार्बन डाइऑक्साइड भी लेके जाना है, तो उसमें वो क्वांटिटी या क्वालिटी नहीं होती है जो ओरिजिनल ब्लड में है। तो इसके लिए क्या करते हैं, रुधिर के स्थान पर क्या यूज कर लेते हैं, पॉलीविनाइल पायरोलिड्रॉन यूज कर लेते हैं। और ये अभी की प्रोसेस है। रूस वगैरह में ऐसे मानते हैं लोग बाग कि भाई जो पॉलीग्लिसरॉल होता है, सॉरी पॉलीग्लिसॉल होता है, उसको यूज कर लेते हैं। और चीन के लोग तो ऐसे मानते हैं कि हमने कुछ ज्यादा ही तरक्की कर ली है और हमारे पास तो कुछ ज्यादा ही एडवांस चीजें हो गई हैं, तो वो ऐसे मानते हैं कि पर फ्लूक्रोकार्बन है एक, वो ऐसे मानते हैं कि इसके माध्यम से तो जो ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है उसका भी संवहन हो जाता है, जैसे ब्लड करता है, जैसे ओरिजिनल ब्लड करता है ना, सेम वैसे ही ये भी करता है। तो आप इसको मनुष्य में आधान करवा सकते हैं, ऐसा कुछ। और ब्लड बैंक में ये होता है कि जो ब्लड है उसको स्टोरेज करके रखने के लिए उसमें कुछ चीजें भी मिला दी जाती हैं, जैसे सोडियम साइट्रेट है या फॉस्फेट, ऐसा मिला के कुछ रख लेते हैं। और जो ब्लड है हालांकि उसको लंबे समय तक रखा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि वो 1 महीने तक ही रखा जाएगा, बट उसको फ्रीज करना पड़ेगा। अगर आप उसको लंबे समय तक रखना है तो क्या करना होगा, फ्रीज मतलब उसको जमाना पड़ेगा। और जो अभी मान लो 4.5 डिग्री सेल्सियस पर रखा जा रहा है तो क्या है, वो लिक्विड फॉर्म में ही रखा जा रहा है। नेक्स्ट है RH फैक्टर। तो RH फैक्टर को सबसे पहले लैंड स्टीनर के द्वारा ही खोजा गया था 1940 में। और इसको खोजा गया था बंदरों में, है ना। कौन सी प्रजाति के बंदर थे, या वो जो बंदर थे वो क्या कहलाते थे, रीसस। तो इसी के नाम, मतलब रीसस बंदरों के नाम के आधार पर ही इसको क्या कहा गया है, RH फैक्टर। तो ये क्या है कि RBC की जो प्लाज्मा कला होती है ना उसमें एक एंटीजन है, और जिसको लैंड स्टीनर ने RH एंटीजन कहा था। और जो इंडिया है उसमें लगभग 97% व्यक्ति जो होते हैं वो RH पॉजिटिव होते हैं। 2 या 3 या 4% लोग ही हैं जो RH नेगेटिव हैं। तो करना क्या होता है कि जो RH फैक्टर होता है वो
अगर जैसे मान लो कोई RH पॉजिटिव है तो उसमें ये फैक्टर पाया जाता है, मतलब RH एंटीजन पाया जा रहा है। आप कह सकते हैं एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन है वो पाई जा रही है, और अगर RH नेगेटिव है तो उसमें वो प्रोटीन्स नहीं पाई जा रही तो उसको RH नेगेटिव बोला जाता है। और ये चीजें ब्लड समूह के साथ साथ देखी भी जाती हैं कि किसमें RH पॉजिटिव, कोई RH पॉजिटिव है या कोई RH नेगेटिव है। अब करना ये होता है कि ये क्लियर हुआ RH फैक्टर क्या है? क्लियर हुआ या नहीं, या दोबारा से करें? मैम देखिए एक एक बार बार और रिपीट कर दीजिए। चलिए देखिए, आप इसको ऐसे देखिए, जो RH फैक्टर है इसको सबसे पहले लैंडस्टीनर के द्वारा खोजा गया था 1940 में। किस पर खोजा था? रीसस बंदरों पर, है ना। और ये है क्या? तो ये है जो RBC होती है, लाल रुधिर कणिकाएं, उनमें उनकी जो प्लाज्मा कला होती है उसी में एक एंटीजन है ना। तो क्या है, एक एंटीजन है, और इसी को जैसे रीसस बंदरों में खोजा गया था, उसके नाम के आधार पर इसको क्या कह दिया है? RH फैक्टर कह दिया है। अगर ये एंटीजन किसी में पाया जाता है तो वो RH पॉजिटिव है, और अगर किसी में नहीं पाया जाता तो वो RH नेगेटिव है। मैम ये एंटीजन है या फिर एंटीबॉडी, क्योंकि प्रोटीन्स तो एंटीबॉडी में होती है ना। एंटीजन है, प्रोटीन्स वो भी तो है। आपने तो बताया था कि एंटीजन एक्साइटेंट्स होते हैं। हाँ, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ स्पेशल टाइप की, जैसे मान लो ग्लाइकोप्रोटीन है ना। तो ये काम क्या करते हैं कि उत्तेजक अभिक्रिया के जैसे काम करते हैं। जैसे मान लो हम ऐसे कहें कि जैसे एंटीबॉडी कब बनती है? जब बॉडी में एंटीजन होगा, उसके विरुद्ध ही एंटीजन बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। जैसे आजकल कोविड-19 बड़ा फेमस है, तो उसमें क्या हो रहा है आपने सुना होगा कि मतलब उसकी दवा के रूप में क्या बनाया जा रहा है, मतलब क्या यूज किया जा रहा है? प्लाज्मा। तो प्लाज्मा का क्या यूज किया जा रहा है कि जैसे अगर किसी की बॉडी में वायरस आ गया है तो जो प्लाज्मा सेल होती हैं वो क्या बनाएंगी? उस वायरस के अगेंस्ट एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन बना लेती हैं, जिसको एंटीबॉडी कहा गया है। और उसी के आधार पर ये पता लगाते हैं कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। अगर वो जो एंटीबॉडी है या जो प्रोटीन है, अगर वो किसी के शरीर में पाई जा रही है तो उससे ये पता चलता है कि वो मतलब उस वायरस से ग्रसित है या ग्रसित था, है ना। और अगर नहीं पाई जा रही है तो वो उसमें वो वायरस नहीं आया, तो वो प्रतिजन और वो प्रतिरक्षी के जैसा हो गया। एंटीजन भी क्या होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन ही है, बट कैसे काम करती हैं? उत्तेजक के रूप में, ऐसा आप उसको ऐसे समझ सकते हैं। क्लियर हुआ? यस मैम। हाँ, और नेक्स्ट आपका पॉइंट है एरिथ्रोपोएसिस, है ना। तो ये क्या है कि जो एरिथ्रोपोएसिस है इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि इसका रोल क्या है, RH फैक्टर का रोल क्या है, उसी के आधार पर उसको एक अभिक्रिया है एरिथ्रोपोएसिस, मतलब जो RBC है या जो एंटीबॉडी है वो कुछ अगेंस्ट काम करने लग जाए, ऐसा कुछ। तो उसको ऐसे देखना है कि एरिथ्रोपोएसिस या होता है, सॉरी ये थोड़ा गड़बड़ है, इसमें मिस्टेक है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस होता है, ये मिसप्रिंट हुआ है। एरिथ्रोपोएसिस का तो मतलब होता है रुधिर का निर्माण करना, और एरिथ्रोब्लास्टोसिस आप इसको करेक्ट कर लेंगे? यस मैम कर लेंगे। हाँ, मतलब एरिथ्रो ब्लास्टोसिस लिखना है, आप समझ रहे हैं, ये लिखना है आपको। हाँ, ब्लास्टोसिस, ठीक है। हाँ, तो क्या होता है ब्लास्टोसिस का मतलब होता है कि जो भी जो आरबीसी, हाँ जो आरबीसी वगैरह है वो खत्म हो रही है, या फिर मान लो जो RH फैक्टर है उसके प्रति जो एंटीबॉडी बन रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है, उसका क्या रोल है। तो करना ये है कि देखिए इसको इसका क्या महत्व है ये जानना है। तो ऐसा मानते हैं कि जैसे मान लो एक माता पिता है और उसकी जो संतान है उसमें ये चीजें अगर आप देखोगे तो उसको कैसे देखोगे? तो ये होता है कि मान लो जो मेल है
वो RH पॉजिटिव है और जो फीमेल है वो RH नेगेटिव है, तो उनकी जो संतान पैदा होगी वो कैसी होगी, RH पॉजिटिव हमेशा ही। अब होता ये है कि जो RH पॉजिटिव जो संतान पैदा होगी, माता में तो RH नेगेटिव फैक्टर पाया जा रहा है, बट जो संतान पैदा हुई है उसमें RH पॉजिटिव पाया जा रहा है। तो क्या होता है, RH नेगेटिव था माँ, है ना, और RH पॉजिटिव कौन है, संतान। RH नेगेटिव है तब उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं थी, क्लियर हो रहा है। लेकिन जब उसमें जो संतान थी वो RH पॉजिटिव थी तो उसमें एंटीबॉडी पाया जा रहा है। अब क्या हो रहा है कि जो मदर है उसमें भी एंटीबॉडी बनने लग जाते हैं। अब हालांकि उनकी जो संख्या होती है वो काफी कम होती है, या फिर आप उसको ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मान लो किसी RH पॉजिटिव व्यक्ति को अगर मान लो आप RH नेगेटिव सॉरी किसी RH नेगेटिव को आप अगर RH पॉजिटिव का ब्लड चढ़ा देंगे तो फर्स्ट बार में तो उसे कुछ नहीं होगा। जैसे मान लो जो प्रथम संतान पैदा होगी या ऐसा है तो उसको तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जो दूसरी संतानें होती हैं वो जीवित नहीं रह पाती हैं, क्योंकि जो उनकी कोशिकाएं होती हैं वो बाद में डेड हो जाती हैं। कारण वही है कि जो क्योंकि उनमें एनीमिया की कमी, एनीमिया रोग हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो माता है उसमें एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाते हैं। हालांकि जो पहली कंडीशन होती है उसमें उनकी संख्या थोड़ी कम होती है तो कोई भी प्रभाव नहीं दिखाती है बच्चे पर। लेकिन जब सेकंड बच्चे हैं या थर्ड बच्चे हैं, अगर जब वो पैदा होते हैं तब एंटीबॉडी बहुत ज्यादा मात्रा में बन जाते हैं मदर में। तो क्या होता है कि जो बच्चा है उसमें एनीमिया हो जाता है और वो उसकी डेथ का कारण बन जाता है। क्लियर हुआ। मैम, हाँ, बेबी का RH पॉजिटिव होता है तो जो उसके जो पेरेंट्स हुए उन मतलब मेल और फीमेल का कौन है? एक मिनट। अब पूछिए क्या था। तो देखिए आप इसको दोबारा से देख लीजिए कि ये प्रक्रिया है क्या। नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि जितने सारे मनुष्य हैं, सामान्यतः जो भी मनुष्य होते हैं वो कैसे होते हैं, RH नेगेटिव होते हैं, मतलब उनमें एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं। तो क्या होता है कि अगर मान लो RH नेगेटिव को RH पॉजिटिव का ब्लड चढ़ा दिया जाता है तो उसमें RH नेगेटिव एंटीबॉडी बनने शुरू हो जाते हैं। लेकिन शुरुआत में इनकी संख्या थोड़ी कम होती है और अगर मान लो उसको कोई भी जीवन काल में दोबारा से रुधिर की आवश्यकता पड़ गई और आपने फिर से उसको वही ब्लड चढ़ा दिया, किसका, RH पॉजिटिव का, तो क्या होगा, उसकी बॉडी में एंटीबॉडी बहुत ज्यादा बन जाएंगे तो उससे उसकी डेथ हो जाती है। बस इतना सा समझना है। तो इसमें भी वही होता है कि अगर RH पॉजिटिव है तो उसको RH पॉजिटिव का ही ब्लड दो, RH नेगेटिव का नहीं, और अगर RH नेगेटिव है तो उसको RH नेगेटिव का दो। क्लियर। और ये होता है नेक्स्ट, आप इसको एक बार ऐसे समझ लीजिए कि रुधिर वर्ग या रुधिर का जो रुधिर वर्ग है उसका पता लगाना क्यों जरूरी है। तो इसीलिए जरूरी है कि मान लो अगर किसी इंसान को किसी दूसरे समूह का ब्लड चढ़ाया जाएगा तो उसकी मृत्यु का कारण बन जाता है। तो पहले भी वही कंडीशन होती थी कि जब मान लो इन चीजों का नहीं पता था कि जो ब्लड समूह है ऐसा भी कुछ पाया जाता है, तो पहले क्या करते थे कि मान लो किसी को ब्लड की जरूरत है तो किसी का भी चढ़ा दो उसके ऊपर, तो उसकी डेथ हो जाती थी। लेकिन बाद में जब पता चल गया कि हाँ ये कुछ समूह है, रक्त में भी प्रकार पाए जा रहे हैं, तो आजकल इनका टेस्ट होता है तो जिस समूह का है उस समूह को उसी का ब्लड ग्रुप चढ़ाया जाता है। चलिए अब तक कोई ऐसा पॉइंट जो समझ में ना आया हो।
मैम ज्यादातर लोग RH पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव? कौन? मतलब जैसे कि ह्यूमन है, कोई भी हो, मेल हो या फीमेल हो, मोस्टली हाँ, मोस्टली ऐसा माना गया है कि RH पॉजिटिव होते हैं। RH नेगेटिव होता है वो मतलब कम ही प्रतिशत मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे मान लो इंडिया है तो उसमें ये मानते हैं कि AB है वो सबसे कम है और जो B है वो सबसे ज्यादा है ना। ये डिपेंड करता है आनुवंशिकता पर भी थोड़ा सा। तो इंडिया में 97% से ज्यादा लोग कैसे होते हैं, RH पॉजिटिव होते हैं। ओके, चलिए आपकी ये पूरा यूनिट कंप्लीट हो गया है। रुधिर की संरचना, रुधिर मतलब ब्लड बैंक, रक्त का आधान, रक्त का निर्धारण, ये सभी नेक्स्ट क्लासेस में नेक्स्ट यूनिट देखेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।